Welcome buddies to my YouTube channel Unique Class Chemistry Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current, and here we are in the final lecture of this chapter, lecture number 6. आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर. आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर. अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हमें एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज की तरफ ले जाना है, सो व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर वी यूज ट्रांसफॉर्मर. और चेंज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी वोल्टेज में. अब जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर, वो उसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. क्लास अभी हमने लास्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स. जब एक कॉइल में हम करंट पास करते हैं, दूसरे में हमारे पास लगा होता है गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करेगा. जैसे भी पहले कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करंट अगर हम चेंज करें तो उससे जो फ्लक्स लिंकेज है सेकेंड कॉइल में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होगा एंड देन करंट प्रोड्यूस होगा उसमें और गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस शो करेगा. इसका प्रिंसिपल भी म्यूचुअल इंडक्शन है. यहाँ पर भी दो कॉइल्स होंगी, एक कॉइल में करंट पास होगा, दूसरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज की वजह से चेंज आएगा और देन द एसी वोल्टेज विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. कंस्ट्रक्शन. अब इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल. अब हमारे पास जो एक फ्रेम है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें बीच में से होलो है. इट इज फ्रॉम होलो फ्रॉम द मिडल. और यहाँ पर हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, होलो है बीच में से. यहाँ पर हमारे पास दो वायर्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, बीच में इसके डिस्टेंस है. वही सोलेनोइड वाला केस है हमारे पास. एंड प्राइमरी कॉइल से हमारे पास जो है करंट आता है, एसी करंट आता है, और सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज चेंज होके जो अदर या जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर जो हमारे पास वोल्टेज आती है वो सेकेंडरी कॉइल के ज़रिए ही आती है. ये फ्रेम जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है जिसकी फ्लक्स लीकेज जो है 0 है. मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो इसी के अंदर रहेगा. इसमें से जो फ्लक्स है वो लीक नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल. फेरोमैग्नेटिक वैसे तो यहाँ से रिलेट हो चुका है चैप्टर 6 से. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिलेटेड है इस साल के लिए 2020 एंड 2021 के लिए. लेकिन यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो चीज़ होती है, मटेरियल होता है जिसमें से फ्लक्स लीकेज जो है वो 0 होती है. पूरा का पूरा फ्लक्स यूटिलाइज होता है. फ्लक्स लीकेज इज नॉट डन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन कोर हम इस्तेमाल करेंगे. और ये एक फ्रेम नहीं है, इसके पीछे n नंबर ऑफ फ्रेम्स है जिसको हमने साथ पाइवेट कर दिया, स्टेपल कर दिया है विद द हेल्प ऑफ आ नॉन इंडक्टिंग कोर. इसके ऊपर हमने जो प्लेटिंग कर दी है नॉन इंडक्टिंग की, और जो प्लेट्स हैं ये n नंबर ऑफ टर्न्स पीछे हैं और एक कॉइल अराउंड द n नंबर ऑफ द प्लेट्स है. So as we look at the construction, let us move to the working formula जो जिस formula पे वर्क करता है. Now let us check out the whole theory of that. So now we can take the working formula. अब यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है कि NP हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो इनपुट कॉइल है जहाँ से इनपुट करंट फ्लो होगा. ये सेकेंडरी कॉइल है जहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकलेगी. Input voltage, output voltage. So and now EP is equal to EMF in primary coil, or we can say voltage in primary coil. कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि EP और ES बाद में जाके VP और VS हो जाने हैं. EMF और प्राइमरी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, दिस कॉइल. ES is equal to EMF in secondary coil और वोल्टेज इन दिस कॉइल. So now ES is equal to NS d phi by dt. Equation number 1. EP is equal to N minus NP
d∅/dt. So by Faraday's law, we can say ES is equal to NS d∅/dt and EP is equal to minus NP d∅/dt. अब पहले हमने क्या चुका है कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फेरेडेज लॉ से हम करें तो यहाँ फ्लक्स आती है, फ्लक्स का चेंज आता है। फ्लक्स का चेंज यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज दोनों में सेम है, फाई दोनों में सेम है। तो फ्लक्स magnetic flux link with both magnetic flux is same throughout coil 1 and coil 2, so we can take d∅/dt and d∅/dt common. अब आगे जो हमारे पास वैल्यू आती है ES VS के इक्वल है और EP VP के इक्वल है, दैट इज द वोल्टेज। एंड अगर हम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें तो हमारे पास ES/EP इज इक्वल टू NS/NP, जो कि d∅/dt दोनों से कैंसिल हो गया। फ्लक्स लिंकेज सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसी EP को हम उधर ले जाएं तो हमारे पास ES यानी वोल्टेज ऑफ सेकंड आ जाएगी। So we can easily find the voltage of second in respect to first by NS/NP into EP या VP. So by continuing that we can get VS is equal to NS/NP VS. अब डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि VS तो सेकेंडरी है, VP सेकेंडरी है, नॉट VS। VP जो है वो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है और VS जो है वो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है। अब जो NS और NP है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली है। इसको हमने ट्रांसफार्मर रेशो नया नाम दिया है, ट्रांसफार्मर रेशो, बिकॉज मोस्ट ये तो कांस्टेंट है जो वोल्टेज आ रही है तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो जो ये रेशो है इस रेशो पूरी रेशो पर जो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो डिपेंड करेगी, जितनी वोल्टेज ट्रांसफार्मर आउटपुट में देगा। सो NS/NP दैट इज इक्वल टू R विच गिव्स अ ट्रांसफार्मर रेशो। अब R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इनकी जो वोल्टेज इनपुट में है उससे वोल्टेज आउटपुट में ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट R की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनकी आउटपुट की जो वोल्टेज है वो इनपुट की वोल्टेज, सो वोल्टेज हमें मिलेगी कम। R की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो स्टेप अप, R की वैल्यू 1 से कम तो स्टेप डाउन। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास हो तो वो 100% एफिशिएंसी रहेगा, कहीं भी उसका पावर लॉस नहीं होगा। बिकॉज अगर हमने कहीं भी पावर जनरेट की, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पर जनरेट किए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 जूल पर सेकेंड जो हमने पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, देन उसको हमें ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारे पास फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टू आवर होम्स वी कैन ट्रांसफ़र दिस 500 जूल पर सेकेंड एनर्जी। इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस एनर्जी को जितना ट्रांसफ़र करेंगे उसके ऊपर हीट लॉस होगा और रेजिस्टेंस लॉस होगा। डीसी पर भी होता है, लेकिन डीसी पर जितना आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपका लॉस ज़्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। एसी सर्किट्स में ये पावर लॉस कम होता है, यानी कि अगर आप 500 जूल पर सेकेंड भेजेंगे तो आपको 20 जूल पर सेकेंड या 10 जूल पर सेकेंड तक ही देखना लॉस मिलेगा, बाकी आपकी पावर जो है वो बच जाएगी। सो नाउ लेट्स टेक an एग्जाम्पल ऑफ दैट. So by taking a small example, let us understand the topic. अब पावर जो है वो V इंटू आई 500 जूल पर सेकेंड बनानी है हमने, तो ये 4 मेथड है। वोल्टेज हम 500 ले लें, करंट 1 एम्पेयर, वोल्टेज 250, करंट 2 एम्पेयर, वोल्टेज 100, करंट 5 एम्पेयर, वोल्टेज 50, करंट 10 एम्पेयर। देन लुक एट द हीट लॉस। रेजिस्टेंस हमने ले लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। सो आई स्क्वायर 5 तो कॉमन है, अब आई स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो यहाँ 5 ओम का सिर्फ रेजिस्टेंस मिला, 5 ओम का हीट लॉस मिला, 495 जूल पर सेकेंड हमारी एनर्जी पहुँच गई। देन 2 स्क्वायर इंटू 5 20 जूल पर सेकेंड हीट लॉस हुआ, बाकी हमारे पास 480 पहुँच गई। देन 125 का लॉस हुआ यहाँ पर। करंट, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज
अगर देखिए यहाँ पर वोल्ट करंट बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस तो सेम है, और एक समय आएगा कि हमारे पास पूरी की पूरी पावर जो है हीट लॉस में खर्च हो जाएगी, हमारे पास जो करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुँचेगी ही नहीं। सो बाय दिस केस वी कैन से आई हमारा जितना मिनिमम हो सके उतना रखना है, और वोल्टेज जो है जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज हो सके वो रखनी है। So that is the 100% efficiency case for a transformer, where we can say the voltage is very highest and the current is said to be very lowest. So that's the whole chapter is completed. The final topic, transformer, is completed, and hence we can start the chapter number 8 from tomorrow. So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.